नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है पावर क्राइसिस, उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दो एक्सपर्ट्स को दावत दी है। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं GR भट्टी साहब, एक्स चीफ इंजीनियर ऑफ KESC, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं और इस पावर के बारे में जाहिर है इनसे और कौन जानता है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो एक इंटरनेशनल एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। दुनिया भर में काम करने के बाद आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। ये भी इनके पास इससे हम सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम भी सुनेंगे और इनसे हम सॉल्यूशंस भी जानना चाहेंगे, जो बहुत ये बताते रहते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ भट्टी साहब से। भट्टी साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। आप वाइब टीवी पे आए, बड़ी हमारे लिए एजाज़ की बात है। थैंक यू। आपको हम लोग वैसे पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन हमारे नाजरीन के बेनिफिट के लिए आप अपने तजुर्बे के बेस पे बताएं कि ये जो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो 4 मिलियन मेगावाट टोटल का जो गैप आ रहा है, 4000 मेगावाट का जो गैप आया है, वो क्यों आया और ये कैसे अवॉइड हो सकता था कि हम इस क्राइसिस में ना आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। असल में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राइसिस क्यों आए, ये तो पूरी हिस्ट्री आप भी जानते हैं, आपने इतने सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं माशाल्लाह, वो मैंने पढ़े। ये एक तो पॉलिटिकल जो विल है हमारी, उसकी कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि जो डिसीशंस हैं हम वो नहीं ले सकते। अभी जो रिसेंट जो क्राइसिस आए हैं, वो उसका एक मेन सोर्स जो है वो है सर्कुलर डेट्स का। अच्छा। अभी पिछले साल आपने सुना होगा कि 400 बिलियन के सर्कुलर डेट्स थे, जिसकी वजह से जो है वो चूँकि पेमेंट्स नहीं हो रही थी ऑयल कंपनीज को या गैस कंपनी को, वो इनको IPPs को नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ना तो फर्नेस ऑयल की सप्लाई हो रही थी और ना गैस की हो रही थी। तो वो सर्कुलर की वजह से ये सारे के सारा जो कितने प्लांट्स बंद हो गए इसकी वजह से? इसमें बहुत सारी कुछ तो बंद हो गए टोटली, और जो अफोर्ड कर सकते थे वो चलते रहे, लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चलते रहे। और इसी तरह टोटल ओवरऑल फिर पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों में चूँकि पानी ज़्यादा होता है और जो हाइडल जनरेशन है वो बढ़ जाती है, और सर्दियों में चूँकि पानी कम हो जाता है तो हाइडल जनरेशन कम होती है, तो गैप आपका बढ़ जाता है। साइमल्टेनियसली आपका जो मैक्सिमम डिमांड है उसमें भी डिफरेंस आता है। में कम हो जाता होगा ना? जी, वैसे नॉर्मली 17,000 है और मतलब गर्मियों में, और सर्दियों में ये है 11,000। अच्छा। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर 11,000 भी आप मीट नहीं कर सकते तो फिर आइंदा जब आपकी मैक्सिमम डिमांड और भी बढ़ेगी, अभी मुबीन साहब भी इस पे बताएंगे आपको, जब आपकी मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ले नहीं रहे ना। आप हाइडल पावर के जो जनरेशन की जो साइट्स आपने आइडेंटिफाई की हुई हैं, जिनकी फिजिबिलिटीज बनी हुई हैं, ना तो आप उन पे काम कर रहे हैं और ना ही आप नए IPPs लगा रहे हैं। एक जो गैप है उसको आप नैरो करने के लिए RPPs का एक रेंटल पावर का हो गया है, जो कि आपके तकरीबन 18 से 19 रुपए पर किलोवाट आवर पर यूनिट आपको वो पड़ेगी। अभी कितनी है? अब इस वक्त जो है वो एवरेज कोई 6-7 रुपए है। तो कंज्यूमर से कितना लिया जा रहा है? कंज्यूमर से असल में इसमें एक सिस्टम होता है क्रॉस सब्सिडी का, कि होता यह है कि आपके जो रेजिडेंशियल है उसमें भी जो 50 यूनिट से कम है उनके तकरीबन कोई 1 से 1.5 रुपया है। उसके बाद जो है वो फिर 5.5 रुपये की एवरेज है। फिर आप जो कमर्शियल है वो 11 से 12 रुपये है, और इंडस्ट्रियल जो है वो तकरीबन 6 से 7 रुपये है। तो इस तरह आप जो आपके जो टैरिफ है उसमें भी क्रॉस सब्सिडी देते हैं, ताकि आपके जो लोअर कंजप्शन वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी फायदा हो, कहीं ऐसा ना कि वो भी बेचारे उसके रगड़े में आ जाएं। तो ये है थोड़ा सा। मुबीन साहब, ये जो लैक ऑफ डिसीजन है जी, उसकी क्या मेन वजह है?
मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा इस पे, आप लोग तो एक्सपर्ट इस फील्ड के हैं, लेकिन मैं एज ए बैंकर थोड़ी सी बात एक बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत तकलीफ दा पीरियड गुजरा है कि आपका जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा जो प्लांट लगा था हबको 1200 मेगावाट का, इत्तेफाक से वो हमारा कस्टमर था जेनरल ग्रुप जिसने इसको स्पॉन्सर किया था, और ये भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में लगा। उसके बाद पे जो उस पर इल्ज़ामात लगे और जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन तक वो लिम्बो में रहा वो प्रोजेक्ट, हम लोगों ने बहुत सफ़र किया। मुझे अच्छी तरह याद है वो 2-3 साल तक जो है ये सिलसिला चलता रहा। इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया था, इंटरनेशनल कोर्ट में गया, सऊदी अरेबिया वगैरह में जितनी ग्रुप्स या गल्फ की जितनी ग्रुप्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोच रही थी रोक लिया, उन्होंने अपने आप को रोक लिया। शायद पूरे दुनिया पे एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया। तो ये जो है कि एक गवर्नमेंट जब भी अच्छा डिसीजन भी अगर लेती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके उसके करप्शन के वो लगा के, प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ी रीजन है। प्लस जैसे कालाबाग डैम में हो रहा है कि पॉलिटिकल रीजन है कि वो सिंध कहता है जब मेरा पानी रुक जाएगा तो मैं नहीं लगाने देता। थर कोल में कोयला है तो पंजाब कहता है कि जी हम नहीं लगाने देंगे तो हम जवाब नहीं बचेगा हमारे पास डैम बनाने का। तो ये जो पॉलिटिकल ये आप समझते हैं कि इस वजह से इतनी कंफ्यूजन और लैक ऑफ डिसीजन है? देखें, ये एक्चुअली जब बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट आई 1988 में, उस दौर में ये हबको लगा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा के जी ये इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा दे दिया और उस पर इल्ज़ाम लगा के उनके ये रेट बहुत ज़्यादा है और वो उसको प्रोजेक्ट को तकरीबन वो ज़ीरो हो गया था। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल पावर उसमें IPP इन्वॉल्व थी, बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, तो और उनकी गवर्नमेंट्स भी फिर इसमें आ गई, तो उस वजह से वो रुक गया प्रोजेक्ट, अदरवाइज तो बंद हो जाता प्रोजेक्ट। अच्छा, उनके जो एग्रीमेंट भी बड़े वाटर टाइट एग्रीमेंट थे क्योंकि IPP दुनिया भर में काम करता है, इसी ने कैपको को भी किया है मेरे ख्याल में, और यही वजह है कि उसके बाद से कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं आया। इसलिए कि देखें, ये जब भी आप इस तरह के बाहर के इन्वेस्टर्स को आप वो करेंगे, जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो फिर वो इसका असर जो है वो 50 साल 100 साल बहुत लंबा रहता है। ये नहीं होता कि 3 साल के बाद लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो भट्टी साहब ने टैरिफ की बात की कि जो छोटे कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ती बिजली यहाँ दी जाती है, वर्ल्ड वाइड ये डिफरेंट है। ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं बल्क में, दुनिया का कानून है कि बल्क में कोई भी चीज़ आप खरीदें तो वो टैरिफ सस्ती होती है वो। अच्छा, यहाँ चूँकि है ही नहीं, इलेक्ट्रिक पावर है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे टैरिफ का उल्टा निज़ाम है। ये दुनिया में बड़ा अजीब निज़ाम है। यहाँ वही थोड़ा सा हमारा सोशलिस्टिक बैकग्राउंड भी है ना, जी, तो गरीबों को थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन खैर उससे ज़्यादा तो बड़ा मसला है कि जो चोरी हो जाती है कुंडे की सूरत में, वो तो बिल्कुल ही सब्सिडाइज्ड है और उससे पावर कंपनीज को बड़ा मसला है। यही जो आपने ये जो यहाँ पे उर्फ़ आम में कुंडा सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसको ये पावर लॉसेस कहते हैं। इट इज़ मोर देन 35-40% कैस्को में, कोयटा में और सूबे सरहद में, कि ये लॉसेस के बाद कोई फैक्ट्री कामयाब हो ही नहीं सकती। जी हाँ, हम लोग के जो आम फैक्ट्रियों में अगर 5% अगर कहीं से चोरी वोरी होना शुरू हो जाए, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो 35% लॉस लेके कोई कंपनी कैसे सर्वाइव कर सकती है? उसको वो ट्रांसमिशन लॉसेस में कर देते हैं। हालांकि ट्रांसमिशन लॉसेस वर्ल्ड वाइड जो है वो इतने नहीं होते कहीं पर भी। अच्छा, ये जो हमने बात की कि बड़े प्लांट्स तो फिर लगे नहीं हबको के बाद, छोटे प्लांट्स जो बेचारे कुछ लोगों ने हिम्मत करके 100 मेगावाट 150 मेगावाट के लगाए, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि उनको आपने सर्कुलर डेट क्रिएट करके मार डाला, अक्सर बंदी हो गए, आज उनके शेयर्स 1-1.5 रुपये में कोई नहीं लेने वाला। तो ये 2 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये आपकी आई नहीं पावर यहाँ पे। सर्कुलर डेट्स की आपने बात की, सर्कुलर डेट्स प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन ऑल्सो इवन इन रिफाइनरीज, यू नो। आई वाज वर्किंग फॉर अ रिफाइनरी, उससे ये फर्नेस ऑयल लेते हैं, आई मीन टेकिंग फर्नेस ऑयल, नॉट गिविंग द मनी बैक। PSO नेशनल रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल लेती है, उसको पैसे नहीं दिए। 10 बिलियन रुपीस जो है वो PSO पे हमारे थे एक ज़माने में। PSO को कलेक्ट करना है IPP से, PSO को आगे करना है, फर्नेस ऑयल वो बेच रहा है जिनको, वो IPP को कलेक्ट करना है KC से या आपडा से। जी हाँ, ये एक ऐसी चेन साइकिल बन गया कि जिसका कोई एंड ही नहीं था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सफर्स, यू नो। PSO बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑल्दो नेशनल रिफाइनरी इज प्राइवेट नाउ, तो वो सप्लाई बंद कर देते थे बाज़ दफ़ा। So it's very, I mean, problematic situation develops, you know, in this circular debt. भट्टी साहब, आप ने जो कुछ देखा है उसके मुताबिक इसके एक सवाल KC आपके जो पुराने दायरा है
उसके बारे में हम लोग दुनिया भर में बहुत केसी पे बात होती है। उसकी वजह ये है कि कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन का जो मोनोपोली है ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोपोली माना जाता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि कराची सिटी 17 मिलियन की पॉपुलेशन तो अक्सर मुल्कों की पॉपुलेशन ही नहीं होती। जी बिल्कुल। 68 कंट्रीज से बड़ा तो कराची शहर है। उसको एक मोनोपोली को देना और उसको मैनेज करना, डू यू थिंक दैट इज आल्सो ए रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम कराची का जहाँ तक ताल्लुक है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। बात यह है कि मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि जो प्राइवेटेशन है KEC की, ये कराची के लोगों के खिलाफ एक साजिश है, नंबर 1। इस पे एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जिस ग्रुप ने आके इसको खरीदा जी, उसको सऊदी अरब में कोई नहीं जानता है, इतना छोटा ग्रुप है। वो अब है भी नहीं, अब है भी नहीं, अब तो बेच के चले गए। वो बेच के चले गए। इसी तरह बेसिस पे उन्होंने ऐसे ग्रुप को दे दिया जिसको मैं एज ए कॉर्पोरेट बैंकर एटलीस्ट आई न्यू ऑल द मेजर बैंक कंपनीज ऑफ द 13 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। उसका रीजन यह है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान का यूटिलिटी प्राइवेटाइज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी गवर्नमेंट पाकिस्तान की कि आपका यूटिलिटी को प्राइवेटाइज करने का एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक वन एंटिटी के तौर पे आप इतनी बड़ी यूटिलिटी को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं और फिर ये समझते हैं आप कि एक कोई भी जो पार्टी है वो जनरेशन में भी इन्वेस्ट करेगी, वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वेस्ट करेगी और वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वेस्ट करेगी। दूसरी तरफ जब आपने ये सोचा, गवर्नमेंट ने जब ये सोचा कि वापडा को प्राइवेटाइज करना है तो उसको अनबंडल किया कि उसकी जनरेशन अलग जनकों के तौर पे और NTDC बनाई जिसमें ग्रिड और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो पोर्शन है वो डिस्कोज के नाम से। यहाँ ये क्यों नहीं किया गया? तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक साजिश है। और जो खरीदने वाला था, अब आप ये अंदाजा लगाएं कि पहली बात कि जो इन्होंने जो कंसल्टेंट्स रखे थे, प्रोमिसेस जो किए थे उन्होंने कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतने बड़े जी, लेकिन उससे पहले मैं प्राइवेटेशन के हवाले से बात करता हूँ कि जो थे आपके कंसल्टेंट, उन्होंने ₹1.32 इसकी बेस वैल्यू लगाई और जो इन्होंने बेची वो थी ₹1.65 पर शेयर और 15 पॉइंट समथिंग की जो इन्होंने बेची है KEC। आप अंदाजा लगाएं जिस वक्त ये 15 बिलियन की सेल की है उस वक्त 22 बिलियन रिसीवेबल थे। अच्छा, रिसीवेबल 22 बिलियन थे उस वक्त। अच्छा। और 15 बिलियन की आप बेच रहे हैं, मतलब कोई बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। तो अजीब बात है बता तो इस तरह तो समथिंग एस्टैब्लिश्ड है ना। जी जी बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड नहीं है। स्टॉक में आप कह सकते हैं कि भाई स्टॉक की वैल्यू ये दिखाई गई और ₹7.5 का शेयर था। अब उसके बाद जो भी पार्टी आके बैठी वो अपने पैसे निकाले उन्होंने और वो दूसरे को बेच के चले गए। जो यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ कोई भी अगर कोई गलत किस्म की प्रॉपर्टी को खरीदता है वो दूसरे को बेच के चला जाता है ताकि वो सेव हो जाए, वो तो सेव हो गए। और दूसरा जो है अब वो अपने आप को अकेले कुल समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है इसको मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर इनके आप इंडिकेटर्स देखें तो उस वक्त जो 22 बिलियन थे वो अब 40 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं। जो लॉसेस उस वक्त 34% थे वो 40% से ऊपर जा चुके हैं। और जो एक्सपेंसेस उस वक्त टोटल 51 बिलियन थे, एट द एंड ऑफ जून 2009 ये 103 बिलियन तक चले गए थे। डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो आपकी जितने भी अब इनकी जो जनरेशन है इस वक्त 1541 मेगावाट इनकी अपनी जनरेशन है KEC की, ठीक है जी। और मैक्सिमम जनरेट कर रहे हैं आजकल 600 से 700 मेगावाट। और जो अब 700 लेते हैं, 600 और 700 के दरमियान फिगर एक है जो कि कभी 610 कभी 650 वापडा से और बाकी गुल अहमद और टपाल से और छोटे छोटे IPP से। इस तरह लेके इनको कोई 300-400 मेगावाट का डेफिसिट रहता है। तो अगर ये अपनी जो जनरेशन है अगर उसको चलाते रहें फर्नेस ऑयल पे, अब इनका जो पिछले साल का जो फर्नेस ऑयल का जो बिल है वो 8 में था 18 बिलियन और 9 में था वो 10 बिलियन। तो फर्नेस ऑयल इन्होंने रिड्यूस किया। अच्छा। और कोशिश इनकी है कि जितनी गैस पे हो सकती है उतनी करें, बाकी नहीं करें। हालांकि जो टैरिफ में जो प्रोविजन है वो ये पास ऑन आइटम है। अच्छा। तो बढ़ाते भी चले जा रहे हैं, रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस पे अभी मुबीन साहब लोड शेडिंग का जिक्र किया, मुझे ये बताइए, सब हमें इल्म है कि मैंने 34 साल सर्विस की है KEC में, कभी दिसंबर में लोड शेडिंग नहीं देखी थी। नहीं।
ये तो बहुत सेफ मन माना जाता है ना। दूसरी तरफ अगर आए आप कि इतनी मैसिव लोड शेडिंग हो रही है और आपकी जो इनकम है वो बढ़ रही है, वो किस खाते में जा रही है, कहां से ले रहे हैं आप? मीनिंग देर है कि जो लोग चीख रहे हैं वो बिल्कुल सही चीख रहे हैं कि आप एवरेज उनको बिलिंग कर रहे हैं, आप एक्चुअल बिल पे जा ही नहीं रहे। किसी को कहते हैं जी आपने शंट लगाया हुआ है, किसी को कह रहे हैं आपने कुंडा लगाया हुआ है। अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके मीटर या कोई चीज़ ऐसी उसमें कोई चीज़ है तो आपका जो मैनेजमेंट है वो कहाँ की हुई है, उसको चेक करें। आप अपनी जो नाहिली है वो कंज्यूमर पे डाल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि पब्लिक पिस रही है, ना गवर्नमेंट देख रही है। कोई भी रेगुलेटर, नेपरा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिनके पास डेली रिपोर्ट जाती हैं कि हमने इतनी लोड शेडिंग की है, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कर रहे, देख भी नहीं रहे, वो पढ़ते तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो जो मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कहा भी है और मुझे उसका नुकसान भी हुआ है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नॉन इंजीनियर है, जिसके ऊपर पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल भी खामोश बैठी हुई, जो कि इंजीनियर काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये इट इज अ वायलेशन। होना चाहिए इंजीनियर को, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल वर्क है एज पर इंजीनियर काउंसिल एक्ट उसको इंजीनियर होना चाहिए, और यहाँ जो है वो इंजीनियर नहीं है। और फिर वो कहते हैं जी हम तो बहुत ही हाईली एक्सपर्ट मैनेजमेंट लेके आए हुए हैं। एक एक हफ्ते तक तो बिजली बंद रखते हैं लोगों की, इतनी लोड शेडिंग बढ़ गई। तो है, हाईली एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, पेड़ बहुत ज्यादा है जी, पेड़ बहुत ज्यादा है और एक्सपर्ट नहीं है क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है, कनेक्शन से आया होगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि कैसे आए हैं, क्योंकि अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है और अगर आप ये कहते हैं जैसे हमारे जो फर्स्ट सीईओ थे जब प्राइवेटाइजेशन के बाद जर्मन सीईओ, तो उनको मैं फेस टू फेस कहता था देखें जी अगर आपने कोई यूटिलिटी कहीं बाहर चलाई है तो जिस मुल्क में भी आपने चलाई उस मुल्क के और पाकिस्तान के कंज्यूमर की साइकी में फर्क है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप वहां कामयाब थे तो आप यहां भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये है प्रॉब्लम कि आपके पास जो मैनेजमेंट है वो इनकम्पिटेंट है, नाहिल है, और जो काम करने वाले एक्चुअल जो लोग हैं उनको पूछते नहीं है, जो सीनियर से उनको हटा दिया हुआ है, और जो बाकी हैं जो काम करने वाले उनकी कोई से नहीं है, और उनके ऊपर जूनियर्स जो है वो हाईली पेड़ ला के बिठा दिए हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी है वैसी रहेगी। अच्छा ये बताइए, जो पहले जो ग्रुप आया था उसने जो वादे किए थे इन्वेस्टमेंट के जी वो पूरे किए थे? जी नहीं। और फिर जो दूसरे ग्रुप को दिया गया है जी वो कौन से लोग हैं और किस कंसिडरेशन? पहला जो ग्रुप था अल जुमैया ग्रुप, जी जी, उनका भी जो एक्चुअल अपना बिजनेस था वो था रियल एस्टेट का। हाँ भट्टी साहब, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़ता है, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।